हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इग्नाइट हब पे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एनडीए यूजीसी नेट एग्जाम्स के बारे में, जिसमें कि हम इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे। मतलब कि हम बात कर रहे हैं आपके पेपर 2 इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या होता है, कौन कौन से पार्ट इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, यूजीसी नेट में कौन कौन से टॉपिक है रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स जो कि पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस पूरी सीरीज में, इस पूरी प्लेलिस्ट में हम ये भी देखेंगे कि आपका कौन कौन से टॉपिक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उस टॉपिक के अंदर की जो मेन इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, मेन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, कीवर्ड्स हैं, इसके बारे में भी हम डिटेल स्टडी करते हुए चलेंगे। साथ ही साथ हमें टारगेट रखेंगे कि यूजीसी नेट के एग्जाम होने से पहले पहले आपकी इकोनॉमिक्स का पूरा पेपर जो है, पार्ट 2 का जो पूरा पेपर है, वो पूरी तरीके से हम क्लियर कर ले। अब बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स के सिलेबस में क्या आता है, क्या नहीं आता है। वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम एनालिसिस भी करेंगे। बट हम देखेंगे सबसे पहले कि इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स होता क्या है। भले ही ये टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूड ना किया गया हो, कहीं भी आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है कि मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होती है या इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है, बट जब हम यूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसमें रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ कीवर्ड्स, कुछ इकोनॉमिस्ट के नाम अपने पास याद करके रखें, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इजी हो सके, प्लस हमें कॉन्सेप्ट को समझना भी और ज्यादा आसान हो जाए। तो आज की वीडियो जो पार्ट 1 वीडियो है आपकी, इसमें हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वो की टर्म्स के बारे में, उन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में, उन इम्पॉर्टेंट डाटा के बारे में जो कि हमें याद रखना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स का, कि इकोनॉमिक बेसिकली मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम देखने की कोशिश करते हैं। तो जो आपका वर्ड है इकोनॉमिक्स, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जिस टर्म को हम पढ़ने जा रहे हैं या जिसका पेपर हम देने जा रहे हैं, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो इकोनॉमिक्स वर्ड का जो ओरिजिन है वो आपका ग्रीक वर्ड से हुआ है, जो कि क्या है आपका ओकोनॉमिक्स। ठीक है, इस वर्ड से हुआ है। अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करते हैं तो ओकस एक वर्ड हो जाता है, एनोमस दूसरा, जो कि आपके अलग अलग मीनिंग लेकर आता है। जैसे कि द फर्स्ट वर्ड हमारा जो निकलता है वो ऑकस, जिसका मतलब होता है होम, मतलब कि घर की बात यहाँ पे की जाती है। एनॉर्मस का मतलब होता है स्पेशली मैनेजमेंट। अगर हम डिक्शनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इकोनॉमिक्स का मतलब निकला कि घर का जो मैनेजमेंट करता हो वही आपकी इकोनॉमिक्स है, राइट। जो ग्रीक वर्ड लिया गया, अगर हम उसके डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मीनिंग देखें तो क्या निकल के आ गया कि होम का मैनेजमेंट करना इज इकोनॉमिक्स। बट इकोनॉमिक्स के टर्म्स में अगर बात करते हैं तो क्या किया जाता है, होम मैनेजमेंट दैट इज द स्टडी ऑफ द वे इन विच मैनकाइंड ऑर्गेनाइज इटसेल्फ। मतलब कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें कि हम ये देखते हैं कि एक मैनकाइंड किस तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है टू टैकल द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी। मतलब कि किस चीज से ऑर्गेनाइज करता है ताकि वो टैकल कर सके, सोल्यूशन निकाल सके, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। कौन सी बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, स्पेशली आपकी जो स्कैर्सिटी से रिलेटेड बेसिक प्रॉब्लम है, इसको क्या कर सके, सॉल्व कर सके। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स जो ग्रीक वर्ड यूज किया गया था इकोनॉमिक्स, उसका मतलब क्या होता है, एक ऐसी स्टडी जिससे कि हम ये देख सकें कि एक मैनकाइंड, एक ह्यूमन बीइंग किस तरीके से अपने आप को सेटल करता है, किस तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है, जिससे कि जो बेसिक प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी है, जो कमी की दिक्कत उसको फेस करनी पड़ती है, उसको टैकल किया जा सके। दूसरे शब्दों में अगर बात की जाए तो इकोनॉमिक्स क्या होती है आपकी, बेसिकली इकोनॉमिक्स इज एन एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स क्या है, बेसिकली एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी स्टडी है जिसमें कि हम क्या करते हैं, जितने भी स्केयर रिसोर्सेज हैं हमारी इकोनॉमी के, जो रिसोर्सेज जल्द ही खत्म हो जाने वाले हैं, जो स्केयर इन नेचर के हैं, उनका किस तरीके से एलोकेशन करना चाहिए, किस तरीके से उसका बेस्ट यूज करना चाहिए, और किस बेसिस पे होगा, अकॉर्डिंग टू अवर प्रायोरिटी। हमारी प्रायोरिटी को देखते हुए, हमारी नीड्स को देखते हुए, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द नीड एंड वांट्स ऑफ इंडिविजुअल। जिस तरीके से हम किसी इंडिविजुअल की नीड एंड वांट को सेटिस्फाई कर सके, ना सिर्फ इंडिविजुअल को बल्कि पूरी होल सोसाइटी की यहाँ पे बात
की जाती है। मतलब क्या निकला आपका इकोनॉमिक्स का जो बेसिक मीनिंग की अगर हम बात करें, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें, तो ये निकल के आया कि इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ उन चीजों की स्टडी करते हैं, उन तरीकों की स्टडी करते हैं जिससे कि जो भी हमारे स्केयर रिसोर्सेज हैं, हमारी इकोनॉमी में जितने भी स्केयर रिसोर्सेज हैं, हम उसका बेस्ट एलोकेशन कर सकें, उसका प्रॉपर यूज कर सकें, जिससे कि ना सिर्फ हमारी लेकिन ना सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल की, बल्कि पूरे सोसाइटी की जो भी नीड्स हैं, जो भी वांट हैं, उनको हम क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। यही है आपका इकोनॉमिक्स। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके पुट किए जा सकते हैं। सबसे पहले कहाँ से लिया गया आपका, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और वर्ड क्या था आपका, इकोनॉमिक्स था, जिसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसका मीनिंग आता है आपका होम, एंड दूसरा मीनिंग क्या आता है आपका, मैनेजमेंट। इतना कॉन्सेप्ट आता है आपका फर्स्ट टॉपिक, जो कि आपका मीनिंग है। इसके आगे अब हम प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कि अब नेक्स्ट टॉपिक आपसे क्या कहता है। तो बात की जाती है अब आपकी डेफिनेशन की। अगर हमसे पूछा जाता है कि इकोनॉमिक्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है, तो हम इसकी कोई बेसिक डेफिनेशन नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि किसी एक इकोनॉमिक्स के द्वारा एक फाइनल डेफिनेशन अभी तक हमें प्रोवाइड नहीं की गई है। अभी तक कोई भी ऐसा इकोनॉमिस्ट नहीं आया जिसने बताया हो कि बेसिक मतलब क्या है इकोनॉमिक्स का, उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, वो हमें नहीं पता है। तो हुआ ये कि अब आपके इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आपकी बेसिकली 4 पार्ट में बांट दी गई। पहले आती है आपकी वेलफेयर की डेफिनेशन। ठीक है, पहली डेफिनेशन किसकी आ रही है आपकी, वेलफेयर की डेफिनेशन आ रही है। दूसरी बात की जाती है आपके वेलफेयर की, पहले आपकी वेल्थ की डेफिनेशन है, दूसरी आपकी वेलफेयर, थर्ड आती है आपकी स्केर्सिटी की डेफिनेशन, एंड फोर्थ डेफिनेशन बात करती है आपकी ग्रोथ की। ठीक है, पूरी जो डेफिनेशन है आपकी 4 पार्ट में बांटी गई है बेसिकली है। तो इसके 5 पार्ट जो पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, वो आपकी ये 4 डेफिनेशंस बनती हैं। पहली है आपकी वेल्थ डेफिनेशन, दूसरी है वेलफेयर, थर्ड है स्केर्सिटी, एंड देन फोर्थ है आपकी ग्रोथ डेफिनेशन। ये तो चलिए क्लियर हो गया, इसमें कोई क्वेश्चन यहाँ पे पुट नहीं होता। अब क्वेश्चन कहाँ से बनता है? क्वेश्चन बनता है कि वेलफेयर की जितनी भी डेफिनेशन है, जो भी डेफिनेशन है, वो किसके द्वारा दी गई है, ये आपसे पूछ सकता है। वेल्थ की डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, ये आपसे पूछ सकता है। स्केर्सिटी की डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, एंड ग्रोथ की डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो बात करते हैं सबसे पहले वेल्थ की डेफिनेशन की। तो वेल्थ की जो डेफिनेशन है वो आपकी एडम स्मिथ के द्वारा दी गई है। ठीक है, टर्म याद कौन सा रखेंगे आप, ए। क्यों रखेंगे मैं इसके बारे में बताऊंगी आपको। ठीक है, अब देखिए वेल्थ की डेफिनेशन किसने दी आपको, एडम स्मिथ ने दी। किनके साथ मिलके दी, कि देखो हुआ ये था कि एडम स्मिथ ने सबसे पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट किया। ठीक है, उसके बाद कुछ आपके इकोनॉमिस्ट आए जो कि एडम स्मिथ की बात से सेटिस्फाइड थे। वो मानते थे कि जो भी एडम स्मिथ ने कॉन्सेप्ट दिया है वो एकदम सही है। और कौन कौन लोग थे जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, सबसे पहले आते हैं आपके जेबी से, फिर है जेएस मिल, और फिर है एफ ए वॉकर। ऐसे तो और भी इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने सपोर्ट किया है, बट जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिस्ट है जिनकी बात पूरी तरह से एडम स्मिथ के फेवर में थी, इन्हीं का वो फेवर कर रहे थे, तो वो कौन कौन है आपके, जेबी से, जेएस मिल एंड एफ ए वॉकर, जिन्होंने वेल्थ की डेफिनेशन की एडम स्मिथ के द्वारा दी गई थी इसको एक्सेप्ट किया है। अब बात करते हैं आपके वेलफेयर की डेफिनेशन की। तो जो वेलफेयर की डेफिनेशन है बेसिकली एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दी गई है। अब यहाँ भी जो टर्म याद करना है वो टर्म है आपका एम। ठीक है, क्या है, मार्शल का एम वर्ड आपको क्या करना होगा, यहाँ पे याद करना होगा। अब देखिए एल्फ्रेड मार्शल ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया जिसमें उन्होंने बोला कि एडम स्मिथ ने जो भी बात की है वो गलत है, उसमें कुछ फॉल्ट है, उसमें कुछ क्रिटिसाइज उन्होंने किसी न किसी पॉइंट पे किया है। तो एल्फ्रेड मार्शल की बात को सपोर्ट करने के लिए भी दो लोग आते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके एसी पिगू और दूसरे आते हैं आपके प्रोफेसर कैनन। इन दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो एल्फ्रेड मार्शल के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है, उनकी बात का प्रेफरेंस यहाँ पे देता है। मतलब कि आपकी बात की जाएगा वेल्थ डेफिनेशन, तो 4 लोगों के द्वारा डेफिनेशन दी गई, एडम स्मिथ, जेएस मिल, जेबी से एंड एफ ए वॉकर के द्वारा। वही वेलफेयर की डेफिनेशन एल्फ्रेड मार्शल, एसी पिगू एंड प्रोफेसर कैनन के द्वारा दी गई थी। अब बात आती है आपके स्केर्सिटी की डेफिनेशन, जो कि किसके द्वारा दी गई, आपके रॉबिन के द्वारा दी गई। यहाँ पे जो टर्म याद करना है वो कौन सा है, आर को हम यहाँ पे याद करना होगा। ग्रोथ की डेफिनेशन आपकी दी गई है प्रोफेसर पॉल ए सैमुअल्सन के द्वारा। अब यहाँ पे टर्म कौन सा याद करना है आपको, एस याद करना है।
तो देखिए यहाँ पे जो हमने टर्म याद किया वो कौन सा था, आपका ए टर्म था, ठीक है। यहाँ पे जो टर्म याद किया हमने कौन सा किया, एम याद किया। उसी के बाद स्केर्सिटी में कौन सा टर्म आया, आपका आर टर्म आता है यहाँ पे आपके लिए। और जहां हम बात करते हैं ग्रोथ की डेफिनेशन के लिए, वहां पे कौन सा टर्म आता है, आपका एस टर्म आता है। अब देखो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं, तो एल ए जो है वो सबसे पहला आता है, मतलब इन चारों में सबसे पहले कौन सा आएगा, आपका ए आएगा। इसके बाद बात करते हैं आपके वेलफेयर की, तो यहाँ पे कौन आएगा, एम आएगा सेकंड नंबर पे। स्केर्सिटी मतलब कि आर जो आपका है वो क्या आएगा, थर्ड नंबर पे आएगा। और वैसे ही जो आपका ग्रोथ की डेफिनेशन प्रोफेसर सैमुअल्सन के द्वारा दी गई है वो कहाँ पे आएगा, आपका 4 नंबर पे आएगा, ठीक है। मतलब कि हमें अल्फाबेटिकली भी अगर देखा जाए तो एक सीक्वेंस पहले से बनी है, ए पहले मतलब कि अल्फ्रेड मार्शल सॉरी एडम स्मिथ की डेफिनेशन सबसे पहले आएगी, जो कि किसकी है, वेल्थ की डेफिनेशन दी गई है। उसके बाद आती है आपकी मार्शल की डेफिनेशन, जो कि कौन सी है, वेलफेयर डेफिनेशन की दी गई है। फिर आती है आर मतलब रॉबिन, जो कौन सी डेफिनेशन देते हैं, आपके स्केर्सिटी की डेफिनेशन देते हैं। और फिर आता है आपका एस मतलब कि सैमुअल्सन, और ये कौन सी डेफिनेशन देते हैं, आपकी ग्रोथ की डेफिनेशन देते हैं। तो अब इसमें हमें क्या पता चला, इसमें हमने ये देखा कि कौन कौन से पॉइंट आपके क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। पूछ सकता है कि वेल्थ की जो हमने डेफिनेशन दी वो किन लोगों के द्वारा दी गई थी, या एडम स्मिथ को सपोर्ट करने वाले कौन कौन लोग थे, इसकी बात हमने यहाँ पे की। साथ वेलफेयर भी देखा एंड स्केर्सिटी एंड ग्रोथ की डेफिनेशन को भी लोगों ने सपोर्ट किया, इकोनॉमिस्ट ने सपोर्ट किया है, काफी इकोनॉमिस्ट ने, पर इनके यहाँ पे डिस्क्लोजर नहीं किया गया। इसके बाद आता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिकली वेल्थ की डेफिनेशन थी क्या और एडम स्मिथ क्या कहना चाहते थे, उन्होंने क्या अपने पॉइंट ऑफ व्यू में प्रेजेंट किया है, अब उसकी बात करते हैं। तो देखो वेल्थ की जो डेफिनेशन है ये आपकी क्लासिकल व्यू को शो करती है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि वेल्थ की जो डेफिनेशन है वो क्लासिकल व्यू को प्रेजेंट करती है, जो कि किसके द्वारा दी गई, आपके एडम स्मिथ के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई थी, ठीक है। अब देखो एडम स्मिथ ने एक किताब लिखी थी 1776 में, क्या नाम था उस किताब का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किताब का नाम है आपका एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये जो पूरा नाम है ये इनकी किताब का नाम यहाँ पे दिया गया है। इनकी एक बुक थी जिसमें उन्होंने अपनी डेफिनेशन को प्रेजेंट किया, अपना मीनिंग अपना कॉन्सेप्ट दिया कि इकोनॉमिक्स उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। ये बुक कब आई, आपके 1776 में आई। तो कहा जाता है कि 1700 से लेके मतलब कि 1700 से लेके आपका 1800 का जो भी टाइम पीरियड था, 1700 से लेके 1800 का जो भी टाइम पीरियड था वो किसका था, आपके एडम स्मिथ का टाइम पीरियड दिया गया था, जो कि आपका क्लासिकल व्यू था, मतलब कि आपकी जो इकोनॉमिक्स है उसका क्लासिकल व्यू दिया गया था एडम स्मिथ के द्वारा। अब आपके जो एडम स्मिथ हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। लेकिन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन से, क्लासिकल व्यू के फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, आपके एडम स्मिथ दिए गए हैं। अब इनकी किताब में जो डेफिनेशन दी गई थी वो क्या थी, आपकी इकोनॉमिक एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। ये कहते हैं कि इकोनॉमिक बेसिकली क्या है, एक स्टडी है, एक साइंस है, किसकी, वेल्थ की। इन्होंने पूरा फोकस अपना किसके ऊपर दिया है, आपके वेल्थ डेफिनेशन के ऊपर अपना पूरा फोकस दिया है। अब ये वेल्थ एक्चुअल में होता क्या, अभी हम इतनी देर से देख रहे हैं कि वेल्थ 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 इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन वेल्थ एक्चुअल में क्या होता है अब हम देखते हैं। अब देखो वेल्थ का मतलब सिर्फ मनी नहीं होता, सिर्फ पैसे से इसका मतलब नहीं होता कि कोई भी चीज जो मनी आपको दी गई है वही आपकी वेल्थ है, वो नहीं होता। तो वेल्थ क्या होता है, वेल्थ वो सारी चीजें होती हैं जो कि हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, आपका बैंक बैलेंस हो गया, वो सारी चीजें जो कि आपके लिविंग स्टैंडर्ड को दिखाती है, मतलब कि आपके जो भी रहन सहन का तरीका है, जो भी आपका लिविंग स्टैंडर्ड है उसको दिखाने वाली जो भी चीजें हैं, जिसे आप क्या कर सकते हैं, पैसे में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, वो क्या बन जाती है, आपकी वेल्थ बन जाती है, ठीक है। यही बात की गई है एडम स्मिथ के द्वारा, मतलब कि एडम स्मिथ कहते हैं कि इकोनॉमिक बेसिकली क्या है, एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं वेल्थ की। मतलब कि इनके द्वारा जो मेन प्रायोरिटी दी गई है, जो मेन चीजें बोली गई बस इतनी है कि पैसे में ही सब कुछ उन्होंने किया, मतलब कि इनका जो पूरी डेफिनेशन है वो घूम फिर के किसके ऊपर आ जाती है, पूरी तरह से मनी के ऊपर ही आ जाती है। मतलब कि इनके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट रखता है वो मनी रखता है। इसी बात पे इनको क्रिटिसाइज भी किया गया था।
अब देखते हैं कौन कौन से फॉलोअर्स हैं, जो भी हमने देखा आपके पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश की। पहले आते हैं जेबी से, ठीक है। ये आपके फ्रांस के इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक। इन्होंने कैसे इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया वो देखते हैं। इनका मानना है द स्टडी ऑफ लॉ दैट गवर्न्स वेल्थ। अब क्या करते हैं, जेबी से कहते हैं कि एक फ्रांस के इकोनॉमिक्स है बेसिकली। इनका मानना है कि इकोनॉमिक्स क्या है, उन सभी लॉज की, उन सभी नियमों कानून की स्टडी की जाती है, उन सभी लॉज की स्टडी है जिनका मेन फोकस किसके ऊपर है, आपका वेल्थ के ऊपर है। मतलब कि जेबी से के द्वारा भी जो डेफिनेशन दी गई वो क्या है, वेल्थ से रिलेटेड ही थी। मतलब इन्होंने भी क्या किया, आपके एडम स्मिथ को सपोर्ट किया। इसके बाद आते हैं आपके एफ ए वॉकर। ये एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। इनकी जो डेफिनेशन आई है इकोनॉमिक्स की, उसमें कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ अ नॉलेज। इकोनॉमिक्स क्या है, एक नॉलेज की स्टडी है जो कि किससे रिलेटेड है, वेल्थ से रिलेटेड है। मतलब कि वेल्थ से रिलेटेड जितनी भी आपके पास नॉलेज होगी उन सब की स्टडी ही क्या बनेगी, आपकी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बनेगी अकॉर्डिंग टू एफ ए वॉकर। मतलब कि वेल्थ से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज आपने गेन की है, जो भी गेन किया है, उसकी स्टडी ही क्या है, इकोनॉमिक्स है। और ये कौन कहता है, आपके एफ ए वॉकर कहते हैं। वैसे ही बात करें अगर जेएस मिल की, तो जेएस मिल का कहना है कि राइटर्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स प्रेफर टू टीच द नेचर ऑफ वेल्थ। मतलब कि इकोनॉमी बेसिकली क्या होनी चाहिए, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स से क्या मतलब है उनका, राइटर्स का मेनली, कि हमें क्या करना है, नेचर ऑफ वेल्थ को जानने की जरूरत है। साथ ही साथ एंड द लॉज दैट गवर्न इट्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। और साथ ही साथ हमें वो सारे लॉज पढ़ने चाहिए, वो सभी नियमों को हमें देखना चाहिए जो कि किससे रिलेटेड है, आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, और साथ ही साथ एक्सचेंज से रिलेटेड है। और ये किन से रिलेटेड है, पूरा का पूरा फोकस किसके ऊपर आता है, आपका वेल्थ के ऊपर आता है, ठीक है। ये डेफिनेशन, ये इतना पूरा कॉन्सेप्ट था, ये किसके द्वारा दिया गया, आपके एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया, जिनका मेन फोकस सिर्फ इतना था कि वो सारी चीजें जिसे हम पैसे में तौल सकते हैं उनकी जब हम स्टडी करेंगे तो क्या बन जाएगा, आपका वेल्थ डेफिनेशन बन जाएगी। इनका मेन फोकस इसी चीज पे था। अब बात आती है आपके, देखते हैं कि वेलफेयर के डेफिनेशन में क्या बोला गया और आपके मार्शल क्या कहते हैं। तो जो आपकी वेलफेयर की डेफिनेशन होती है बेसिकली ये आपकी नियो क्लासिकल व्यू को प्रेजेंट करती है। मतलब कि मार्शल की जो डेफिनेशन है वो क्या है, नियो क्लासिकल व्यू को प्रेजेंट करती है, जो कि 1800 से लेके, मतलब 1800 से लेके 19 तक का जो भी टाइम पीरियड है, 1800 से लेके 1900 तक का जो भी टाइम पीरियड है वो किसका टाइम पीरियड है, आपका एल्फ्रेड मार्शल का टाइम पीरियड है। और ये कौन है आपके, ये भी आपके फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहलाए जाते हैं। मतलब कि आज की डेट में जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं वो किसकी देन है, आपके एल्फ्रेड मार्शल की देन है। इनके कॉन्सेप्ट को क्या किया जाता है, नियो क्लासिकल व्यूज कहा जाता है। ये आपकी वेलफेयर की डेफिनेशन लेके आए थे। अब जैसे कि नाम पता चल रहा है वेलफेयर, ठीक है। वेलफेयर का क्या मतलब हुआ, एल्फ्रेड मार्शल का क्या कहना था कि हमें उन चीजों की स्टडी करनी होगी, उन चीजों को देखना होगा जिससे कि मैनकाइंड, मतलब कि जो भी आपके ह्यूमंस हैं, जो भी आपके मैनकाइंड हैं, उनका क्या हो सके, वेलफेयर हो सके, उनका फायदा हो सके। तो एल्फ्रेड मार्शल ने भी क्या किया था, अपनी एक बुक लिखी थी 1890 में, और उनकी बुक का नाम क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये क्या था, उनकी एक किताब का नाम था, जिनमें उन्होंने क्या किया, ना सिर्फ एडम स्मिथ की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया बल्कि अपनी एक न्यू डेफिनेशन भी वहां पे क्या करी है, प्रेजेंट की है। अब देखते हैं इनकी जो ये न्यू डेफिनेशन थी वो क्या कहती थी। मार्शल का जो मेन कॉन्सेप्ट था, जो मेन फोकस था, एम्फेसाइजिस था, वो सिर्फ ह्यूमंस के ऊपर था और साथ ही साथ उनके वेलफेयर के ऊपर था। मतलब कि मार्शल के द्वारा जो भी डेफिनेशन दी गई, जो भी कॉन्सेप्ट दिया गया, उसमें जो प्रायोरिटी थी वो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिली, मैन को मिली, मतलब कि एक ह्यूमन बीइंग को मिली, साथ ही साथ उसके वेलफेयर को। मार्शल आपसे कहते हैं कि हमें यहाँ पे क्या करनी है, स्टडी करनी है ह्यूमन की। अब देखो, मार्शल के अकॉर्डिंग ह्यूमन दो तरह के होते हैं। पहला ह्यूमन होता है जो कि एक कंज्यूमर होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, कंजम्पशन का काम करता है। और जो दूसरा है वो कौन होता है, आपका प्रोड्यूसर होता है, जो प्रोडक्शन का काम करता है। तो मार्शल कहते हैं हमें क्या करना है कि एक इस कंज्यूमर की, दूसरे इस प्रोड्यूसर का जो बिहेवियर है उसे हमें स्टडी करना है ताकि हम उसे इक्वल वेलफेयर दे सके, उन्हें ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर प्रोवाइड कर सके। ये कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया, आपके मार्शल के द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया था।
अब देखो, अब देखते हैं हम यहाँ पे कि फॉलोअर्स कौन है, उनके अल्फ्रेड मार्शल को सपोर्ट करने वाले कौन कौन लोग हैं। तो सबसे पहले आते हैं आपके कैनन। अब देखिए, जो कैनन के डेफिनेशन है वो सेम डेफिनेशन आपके अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा भी दी गई है, बस इन्होंने क्या किया है, कुछ टर्मिनोलॉजीज चेंज कर दी हैं, कुछ वर्ड्स चेंज कर दिए हैं। अदरवाइज अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दी गई डेफिनेशन और कैनन के द्वारा जो दी गई डेफिनेशन है वो सेम है। इसके बाद आते हैं आपके एसी पिगू। एसी पिगू भी हैं जो जिनका जो मेन पॉइंट था वो भी अल्फ्रेड मार्शल को सपोर्ट करता था। इन्होंने क्या किया, 1920 को एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर। इस बुक में पिगू ने क्या किया है, अपना पूरा कॉन्सेप्ट दिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि उनका क्या मानना है और वो किस तरीके से अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन से रिलेट करते हैं। ये तो आपकी वेलफेयर की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म हमें देखना है वो आता है स्केर्सिटी डेफिनेशन, और ये किसके द्वारा दी गई थी, ये आपके लॉयन रॉबिन के द्वारा दी गई थी। अब देखते हैं इसमें कहा जाता है कि स्केर्सिटी की जो डेफिनेशन है उसे हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि प्रोफेसर एल रॉबिन के द्वारा दी गई। अब रॉबिन ने क्या किया, एक बुक लिखी है 1932 में, और बुक का नाम क्या है, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। अब देखिए, यहाँ पे आपको जो मेन चीज याद रखनी है वो ये रखनी है कि एडम स्मिथ के द्वारा बुक लिखी गई, उसका नाम क्या था, मार्शल के द्वारा जो बुक लिखी गई है 1890 में, उसका नाम क्या है, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये आपको पता भी होगा। इसके बाद आता है कि रॉबिन ने कब किताब लिखी है, बुक कब लिखी है, 1932 में बुक लिखी है, बुक का नाम क्या है, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ठीक, रॉबिन के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई उसमें मेनली 4 पॉइंट को कवर किया गया है, 4 पॉइंट को कवर किया गया है। पहला आता है आपका अनलिमिटेड एंड्स, मतलब कि वो बातें की जाती हैं जो कि अनलिमिटेड है, और यहाँ पे जो एंड की बात की गई है, इस एंड का मतलब होता है आपकी जो वांट है, मतलब कि जो हमारी नीड है, जो वांट है, उसकी बात यहाँ पे एंड में की गई है। आपके रॉबिन कहते हैं कि हमारी जो जरूरतें हैं, जो वांट है, वो कभी भी खत्म नहीं हो पाती, इसीलिए वो क्या है, अनलिमिटेड है, इनकी कोई लिमिट नहीं होती, ये खत्म होती है फिर हो जाती है, फिर खत्म होती है, फिर कोई नई नई वांट आ जाती है। तो रॉबिन कहते हैं कि सबसे पहला पॉइंट, हमारी जो वांट और डिजायर नीड होती हैं उनमें डिफरेंस होता है। इसके बाद कहता है अगर आपका कि जो अल्टरनेटिव यूजेस भी आपको यहाँ पे करने होंगे। अल्टरनेटिव यूजेस किस बेसिस पे करना है उसको समझने से पहले हम देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि मीन्स भी क्या है, आपके लिमिटेड इन नेचर है। लिमिटेड मीन्स का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, अब देखो हमने ये तो देख लिया कि जो हमारी वांट है, जो नीड है, डिजायर है, वो क्या है, अनलिमिटेड है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जो चीजें इसे पूरी करती हैं, जो चीजें हमारी वांट को सेटिस्फाई करती हैं, जो रिसोर्सेज सेटिस्फाई करते हैं, वो क्या है, लिमिटेड इन नेचर है, आज है कल खत्म हो जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, उसका अल्टरनेटिव यूज करना चाहिए, मतलब कि कुछ इस तरीके से उसका प्रयोग करना है, इस तरह से कुछ उसका यूज करना है जिससे कि हम उसका अच्छे से यूज करके ना सिर्फ अपने लिए बल्कि और भी ज्यादा इसको फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि हम हमारी रिसोर्सेज खत्म ना हो जाए लेकिन हमारी वांट खत्म करने की कोशिश यहाँ पे की जाती है अल्टरनेटिव यूजेस के द्वारा। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 आपसे कहता है कि वांट डिफर इन अर्जेंसी, मतलब कि जो भी आपकी जरूरतें होती हैं ये अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग तरह की होती हैं, मतलब कि अर्जेंसी के टाइम पे हम किसी और चीज की डिमांड कर रहे होते हैं, हमारी वांट्स क्या होती है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका प्रोफेसर रॉबिन के द्वारा दिया गया है। तो जो मेन चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी थी वो पॉइंट नंबर 2 था, डेट ध्यान रखनी है, और साथ ही साथ बुक का नाम क्या है, मतलब कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, प्रोफेसर रॉबिन के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। एंड इनका कॉन्सेप्ट स्केर्सिटी से रिलेटेड है, मतलब कि जरूरतें हमारी कभी खत्म नहीं होती, पर आपकी जो वांट को पूरा करने के रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होते हैं, वो जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। ये पॉइंट आपका किसके द्वारा दिया गया, रॉबिन के द्वारा दिया गया था। इसके बाद आता है आपका ग्रोथ डेफिनेशन। तो ग्रोथ डेफिनेशन अब क्या कहती है उसके बारे में हम देखते हैं। तो ग्रोथ डेफिनेशन भी आपका क्या है, एक तरह से मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक्स का मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहलाता है ग्रोथ डेफिनेशन, जो कि किसके द्वारा दी गई है, आपके प्रोफेसर सैमुअल्सन के द्वारा ये डेफिनेशन मेनली दी गई है। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि किस तरीके से सोशल वेलफेयर को इंक्रीज किया जा सके, सोसाइटी के वेलफेयर को बेसिकली इंक्रीज किया जा सके, और कैसे करना होगा, इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्या करना होगा, हमें अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इंक्रीज करना होगा।
ये बात कौन कहते हैं आपके, ये बात कही जाती है आपके सैमुअल्सन के द्वारा। कौन सी बात? सबसे पहला सोशल वेलफेयर इंक्रीज करना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना है, इक्वालिटी लानी है इनकम और वेल्थ में। अब देखो मेन फोकस यहाँ पे देखो क्या है, ये जो वेलफेयर की बात इन्होंने बोली, ये जो कॉन्सेप्ट था किसके द्वारा दिया गया था, हमें सबसे पहले ये देखना है। तो वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है ये कौन देते हैं, आपके मार्शल देते हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं ग्रोथ की डेफिनेशन मार्शल को भी इंक्लूड करती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात किसके द्वारा की गई थी, आपके एडम स्मिथ के द्वारा की गई थी, क्योंकि वही तो कहते थे कि पैसे की जो बात हो रही है, जो वेल्थ की बात हो रही है, वो किससे होती है, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से होती है। मतलब कि ग्रोथ की डेफिनेशन में सैमुअल्सन ने ना सिर्फ मार्शल को बल्कि एडम स्मिथ को भी इंक्लूड किया। साथ ही साथ उन्होंने अपना एक नया पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि इक्वालिटी होनी चाहिए आपके इनकम में और वेल्थ में। मतलब कि जहां एडम स्मिथ हमें बताते हैं कि हमें पैसे को कैसे जनरेट करना है, बेसिकली कैसे उसे इंक्रीज करना है, ये पॉइंट किसके द्वारा दिया गया, एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। मार्शल कहते हैं कि हमें अपनी इनकम जो इंक्रीज हुई है, मतलब कि जो भी हमने अर्न किया है उसको स्पेंड कैसे करेंगे, मतलब कि उसका खर्चा कैसे करेंगे अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग, कौन कैसे क्या खर्च करेगा, ये बात कौन करता है, आपके मार्शल करते हैं। तो आपके सैमुअल्सन के द्वारा क्या किया गया कि हमें किस तरीके से अपनी इनकम को और अपनी वेल्थ को इक्वालिटी में लेते हुए चलना है, ये बात इन्होंने की है। इनके डेफिनेशन का जो सेंट्रल पॉइंट है, जो मेन बात है, वो क्या है, आपकी ग्रोथ से रिलेटेड है। मतलब कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं या जिस एरिया में हम रहते हैं उसमें क्या होना चाहिए, बेसिकली टाइम टू टाइम डेवलपमेंट होना चाहिए। साथ ही साथ डेवलपमेंट के साथ क्या होनी चाहिए, आपकी ग्रोथ भी होनी चाहिए। ये बात कौन कहता है आपके, ये बात आपके सैमुअल्सन के द्वारा कही गई है। मतलब कि ना सिर्फ हमारे एरिया की डेवलपमेंट और ग्रोथ होनी चाहिए, बल्कि हमें क्या करना है, प्रेजेंट सिचुएशन के साथ साथ जो अभी हाल ही में आपकी जो भी कंडीशन है, जो सर्कमस्टांसेस है, हमें इसके बारे में तो सोचना ही है। इसके साथ साथ हमें क्या देखना है, फ्यूचर की भी बात करनी होगी। मतलब कि फ्यूचर जनरेशन क्या चाहती है, फ्यूचर जनरेशन को हमारे सोर्सेज मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, ये बात भी कौन करते हैं, आपके सैमुअल्सन के द्वारा उनके डेफिनेशन में बेसिकली की गई है। तो बात यहाँ पे ध्यान क्या रखनी थी कि बेसिकली इन्होंने मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया जिनमें उन्होंने मार्शल को और एडम स्मिथ को इंक्लूड करते हुए अपना एक नया पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट किया है। नया पॉइंट ऑफ व्यू ग्रोथ से रिलेटेड है, सेंटर पॉइंट उसका क्या है, ग्रोथ है, जिसमें की बात ना सिर्फ आपके एरिया के डेवलपमेंट ग्रोथ की होती है, बल्कि प्रेजेंट सिनेरियो की भी बात होती है कि कैसे प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए हम फ्यूचर कंडीशन को, फ्यूचर जनरेशन को सेव कर सकते हैं, ये बात ग्रोथ डेफिनेशन के अंदर बोली जाती है। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आपका मेन इंपॉर्टेंट है वो आता है आपका स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स जो है आपका, वो प्रोफेसर कीन्स के द्वारा दिया गया है, जो आपको याद रखना है। लेकिन जो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स है वो कौन देते हैं, प्रोफेसर कीन देते हैं। प्रोफेसर कीन्स के अकॉर्डिंग स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला आता है सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, जिसमें कि वेल्थ का कॉन्सेप्ट, वेलफेयर एंड स्केर्सिटी के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया गया है। इसके बाद आता है आपका नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में 3 पार्ट आते हैं। सबसे पहले साइंस, देन आर्ट, देन इकोनॉमिक पॉलिसी। साइंस में 2 पार्ट है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। साइंस को इंक्लूड किया जाता है। पॉजिटिव मतलब कि जो चीजें अभी हाल ही में हो रही हैं, जो प्रेजेंट सिनेरियो में हो रही हैं, वो सारी पॉजिटिव साइंस में आती हैं। नॉर्मेटिव साइंस के अंदर वो सारी बातें इंक्लूड कर दी जाती हैं जो अभी हुई नहीं है बट होने वाली है, मतलब कि फ्यूचर की बात नॉर्मेटिव साइंस के अंदर की जाती है। आर्ट की बात की जाए कि किस तरह से इकोनॉमिक्स आपकी आर्ट है, तो इस बात को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है कि बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स की स्टडी वगैरह, ये सारी चीजें आपकी आर्ट के अंदर आती हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी क्या कहता है कि किस तरह से इकोनॉमिक्स ना सिर्फ साइंस एंड आर्ट बोथ है, मतलब कि दोनों का कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर आता है। थर्ड बात करें तो थर्ड आता है लिमिटेशन, मतलब कि कुछ दायरे हैं, कुछ लिमिट सेट की गई है इकोनॉमिक्स के द्वारा। कौन कौन सी, सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम सोशल मैन की स्टडी करते हैं, मतलब कि जितने भी सामाजिक इंसान हैं हम उसकी स्टडी करते हैं। एक रियल मैन की स्टडी करते हैं। रियल मैन का मतलब है जो उसका रियल बिहेवियर है, रियल एटीट्यूड है, उसकी स्टडी हम कहाँ करते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली करते हैं। फिर ह्यूमन एक्टिविटीज की भी स्टडी की जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन दोनों की स्टडी हम इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। बेसिकली जो हमारा मेन फोकस होता है वो किसके अंदर होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर हमारा मेन फोकस कंसीडर किया जाता है। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट आपसे कहता है वो कहता है कि इकोनॉमिक लॉज आर लेस एग्जैक्ट,
मतलब कि जो हमारे रियल लॉज बनाए गए, इकोनॉमिक्स में जितने भी नियम हमें पढ़ने हैं, जो भी लॉ पढ़ने हैं, वो इतने ज्यादा एग्जैक्ट नहीं है, इतने ज्यादा रियल नहीं है, क्योंकि हर एक जो भी कॉन्सेप्ट दिया गया है, हर एक पॉइंट जो भी आपका दिया गया है, वो कहीं ना कहीं आपकी कुछ एग्जम्पशंस के ऊपर बेस्ड है, मतलब कि हर एक लॉ का एक एक्सेप्शन भी वहां पे प्रेजेंट होता है। ये स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स प्रोफेसर कीन्स के द्वारा आपको प्रोवाइड किया गया है, राइट। इसके बाद चलते हैं कि बेसिकली जो हमारा टाइप आता है, मतलब कि जो टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो वो क्या कहता है, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली जो हम टर्म्स देते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स में, वो दो हैं। पहली आती है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दूसरी आती है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ इकोनॉमिक किसके द्वारा दिया गया है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये आपका दिया गया है प्रोफेसर रागनर फ्रिशो के द्वारा, ठीक है। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट आपका है, ये कौन देता है आपको, रागनर फ्रेश के द्वारा दिया गया है। और ये पूरा कॉन्सेप्ट कब दिया गया है आपको, अगर ये पूछा जाए कि ईयर क्या था, तो वो ईयर है आपका 1933। मतलब कि 1933 में क्या हुआ है, प्रोफेसर रागनर फ्रेश ने 1933 में टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स दिए हैं, जो कि दो तरह के हैं। पहले है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो टर्म माइक्रो है, वो ग्रीक वर्ड मिक्रोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्मॉल। मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम स्टडी करते हैं वो एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी की जाती है। साथ ही साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो हम स्टडी करते हैं वो एग्रीगेट स्टडी करते हैं, मतलब कि एज अ होल की स्टडी यहाँ पे बेसिकली की जाती है। ये बात इसके अंदर इंक्लूड होती है। इसके बाद जो आता है वो आता है आपका ब्रांच ऑफ माइक्रो, मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी कुछ ब्रांचेस बनाए गए हैं, कुछ सब हेड यहाँ पे बेसिकली बनाए गए हैं। तो अब हमें उसको समझना होगा। तो इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हेड आते हैं वो आता है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग करने का तरीका है वो क्या है, थ्योरी जो दी गई है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। इसके बाद की थ्योरी है आपकी थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, मतलब कि अब देखते हैं हम इसमें कि फैक्टर प्राइसिंग किस तरीके से किया जाता है, ये भी आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट होता है। इसी के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, जो नेक्स्ट थ्योरी आती है, वो थ्योरी कौन सी है आपकी, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर दी गई है। ये भी किसके अंदर है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर थ्योरी आती है। वहीं अगर बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी कौन कौन सी आती हैं, इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी, थ्योरी ऑफ प्राइस, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये थ्योरी किसके अंदर इंक्लूड की गई हैं, किसकी ब्रांचेस हैं, ये आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस हैं। तो वही माइक्रो की प्रोडक्ट प्राइसिंग है, फैक्टर प्राइसिंग है एंड इकोनॉमिक वेलफेयर किसकी थ्योरी, आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी दी गई है। इतना पूरा कॉन्सेप्ट किसके अंदर आता है, टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर कंसीडर किया जाता है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। अब बात आती है आपके कि इकोनॉमी क्या होती है। अभी हम देख रहे थे कि इकोनॉमिक्स के अंदर क्या किया जाता है, आपका बेसिकली इकोनॉमी की स्टडी की जाती है। तो अब देखते हैं कि इकोनॉमी होती क्या है। इकोनॉमी बेसिकली एक बहुत ही वाइडर टर्म है, वाइडर कॉन्सेप्ट है, जो कि क्या बताता है, नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बताता है। मतलब कि किसी भी एक सर्टेन एरिया में, किसी भी सर्टेन स्टेट में या कंट्री में या ऐसा होल, मतलब कि पूरा कंबाइनली उसका स्टेटस क्या है, उसमें किस तरीके से लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, लोग कितना कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, इन सब की स्टडी हम किस में करते हैं, इकोनॉमी के अंदर करते हैं। तो अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इकोनॉमी बेसिकली है क्या, इकोनॉमी शोज हाउ पीपल ऑफ द सर्टेन एरिया अर्न देयर लिविंग, मतलब कि एक किसी फिक्स एरिया में, एक किसी सर्टेन एरिया में लोग किस तरीके से कमाते हैं, अपनी लिविंग्स को चलाते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहाँ दिया गया है आपका, बेसिकली इकोनॉमी के अंदर दिया गया। मतलब इकोनॉमी का मतलब हो गया कि लोग किस तरह से कमाते हैं, अपनी लिविंग्स को चलाते हैं, अर्न करते हैं, ये कॉन्सेप्ट इकोनॉमी के अंदर आता है। अब बात करते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है आपका टाइप ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी बेसिकली कितनी तरह की होती है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हम क्या कहना चाहते हैं। टाइप ऑफ इकोनॉमी बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है बेसिकली। वैसे होती है इसकी 5 टाइप और हैं, बल्कि 5 टाइप टोटल होती है, पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, तो कहता है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ये कई जगह आपने देखा होगा, कई जगह आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा।
तो इकोनॉमिक ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल होती है सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फिर आती है आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी, और फिर आती है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, अभी क्या क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, अब देखिए, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसे हम कहते हैं, एक तरह दूसरा नाम अगर बोले आपका तो ये आ जाता है आपका मार्केट इकोनॉमी के नाम से, मतलब कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, पहले इसका मीनिंग देखते हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा पावर है वो किसको मिली होती है, प्राइवेट सेक्टर को पावर दी जाती है। प्राइवेट सेक्टर को पावर देने का मतलब है कि जो भी डिसीजन लिया जाता है या जो भी चीजें सोची जाती हैं कंपनी के बेनिफिट में या फिर आपकी कंट्री के बेनिफिट में, तो वो कौन डिसीजन लेता है, आपका प्राइवेट सेक्टर ये पूरा डिसीजन लेता है। अब जब सारा डिसीजन आपके प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हो गया, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि यहाँ पे जो मेन चीज है, जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर है, प्रॉफिट अर्निंग के ऊपर। क्योंकि हम भी जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर कोई भी डिसीजन लेगा तो उसका डिसीजन कैसा होगा, सिर्फ उसे अपनी कंपनी की या अपनी कंट्री का जो भी प्रॉफिट है उसको क्या करना, इंक्रीज करना। ठीक है, इसीलिए आपका ये फ्री मार्केट भी कहलाता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी कंट्री में आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फॉलो होती है। तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मतलब कि वो सारी कंट्री जो कि डेवलप्ड हैं, उसके अंदर क्या होता है, आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फॉलो किया जाता है। जैसे कि यूएसए हो गया, और भी जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर कौन सी फॉर्म सिलेक्ट होती है, आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की जाती है। इसके बाद आती है आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, बेसिकली ये सेम अपोजिट है आपके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। यहाँ पे हमने देखा था कैपिटलिस्ट में कि सारी पावर किसे दी गई, आपके प्राइवेट सेक्टर को दी गई, लेकिन सोशलिस्ट में सारी पावर किसे मिलती है, गवर्नमेंट को मिलती है। ठीक है, इसीलिए अगर मैं बात करूँ सोशलिस्ट इकोनॉमी को, तो दूसरे टर्म में हम इसे सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। मतलब कि आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी के नाम से भी जानी जाती है। इसमें डिसीजन लेने की पूरी पावर किसको मिल जाती है, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाती है, सेंट्रल अथॉरिटी को सारी की सारी पावर मिलती है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिसमें कि सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो किया जाता है। तो टर्म आते हैं, सबसे पहला आता है आपका चाइना। ठीक है, तो चाइना है वो सबसे पहले क्या करता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करता है। इसके बाद आता है आपका कुबा। ठीक है, कुबा भी जो कंट्री है ये भी क्या करती है, आपके सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करती है। देन आता है आपका वियतनाम। मतलब कि जो वियतनाम है वहां पे भी क्या होती है, बेसिकली जो भी आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसको फॉलो किया जाता है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आता है आपका नॉर्थ कोरिया। मतलब कि जो नॉर्थ कोरिया है वहां पे भी क्या होती है, आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी को भी बेसिकली फॉलो किया जाता है। ये सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात हो गई। अब अगर हम चलते हैं आपका कि आपकी नेक्स्ट इकोनॉमी कौन सी है, तो नेक्स्ट इकोनॉमी आपकी आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी का मिक्सचर है। मतलब कि इन कंट्रीज में क्या होता है, बेसिकली जितनी भी प्राइवेट सेक्टर है, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर है, दोनों आपस में मिल के काम करते हैं। तो अभी तो हमने देखा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में डेवलप्ड कंट्रीज आती हैं, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में कौन सी आती हैं कंट्रीज, हमने ये देख लिया। ठीक है, इसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी में कौन सी कंट्रीज आती हैं, जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है, मतलब कि वो कंट्रीज जो कि अभी डेवलप हो रही हैं, डेवलपिंग है, वो सब किस में आती है, मिक्स्ड में। सबसे बड़ा एग्जांपल अगर हम बात करें मिक्स्ड का तो कौन है, आपका इंडिया सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल के बारे में। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। कुछ इकोनॉमी आपके डेवलपमेंट के बेसिस से ही बांटी जाती है, जिसमें क्या आती है आपकी डेवलप्ड इकोनॉमी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, अनडेवलप्ड इकोनॉमी, एंड फिर आती है आपकी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अनडेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर आता है आपका वो इकोनॉमी जो कि बिल्कुल भी अभी डेवलप्ड नहीं हुई है। डेवलप्ड इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ पूरी तरह की डेवलपमेंट हो चुकी है, मैन पावर को पूरी आपको एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है, रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन होता है, वो आपकी डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर आता है। अंडर डेवलप्ड को हम डेवलपिंग इकोनॉमी भी कहते हैं, जैसे कि इंडिया, कि इसके अंदर अभी भी डेवलपमेंट चल रही है, ग्रोथ अभी भी इसके अंदर हो रही है। तो ये आता है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। थर्ड पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के तरह टाइम पे भी, मतलब ग्लोबलाइजेशन के बेसिस पे भी इकोनॉमी को दो पार्ट में बांटा जाता है। पहली होती है ओपन इकोनॉमी और दूसरी होती है आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी। अब बात करते हैं कि ओपन इकोनॉमी क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
ओपन इकोनॉमी कौन सी होती है आपकी? ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जो कि पूरी तरीके से ओपन है, पूरी तरह छूट दी गई है ग्लोबलाइजेशन के लिए। मतलब कि इन इकोनॉमी में क्या होता है, फॉरेन ट्रेड को इनवाइट किया जाता है, मतलब कि बाहरी कंपनियां आके इन कंट्रीज में इन्वेस्ट करती है, बाहर की कंट्रियों की इन्वेस्टमेंट इसके अंदर होती है ओपन इकोनॉमी के अंदर। उसके बाद होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है बेसिकली आपका, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी हमारी कंट्री है, जो भी कंट्रीज हैं, अगर वो फॉरेन ट्रेड को इनवाइट नहीं करती हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन उन्होंने लगाए रखी हैं, बहुत ज़्यादा मेनली बोला जाए तो बंदिशें उन्होंने फॉरेन कंट्रीज के ऊपर लगाई हुई हैं, तो क्या कहलाता है आपका, क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाता है। इंडिया भी पहला आपका क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर आता था, मतलब कि 1991 तक, जब तक आपकी एलपीजी वगैरह लॉन्च नहीं हुए थे, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे हमारी कंट्री पे, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि आपको बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखने को मिला था। तो क्या हुआ उसके बाद, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया था, हमारी कंट्री में जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड, उसको रिमूव किया था, और उसके बाद हम लोग भी क्या बन गए थे, आपका ओपन इकोनॉमी के अंदर आ गए थे। ये वो कॉन्सेप्ट है आपका जो कि क्या कहता है कि इकोनॉमी बेसिकली कितने तरह की होती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल देखा हमने, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबलाइजेशन भी हमने देखा। इसके आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के, ये लास्ट टॉपिक है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कितने हैं? तो बेसिकली अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, जो भी बुक्स में हमने देखा है, अप टू ग्रेजुएशन की बात कर लें या पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, मेनली हमने 3 तरह की देखी हैं, बट एक्चुअल में 5 टाइप की इकोनॉमी देखी जाती हैं। तो हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो सबसे पहला आता है आपका प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, दूसरा आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड आता है आपका टर्शरी सेक्टर। इतनी बात हम ऑलरेडी पता है हम लोग को, पर फिर भी इसके में कुछ ऐसी बातें देखेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट देखेंगे जो कि आई होप आप लोगों को नहीं पता होंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आता है आपका कॉन्ट्ररी सेक्टर, एंड देन आता है आपका क्वाइनरी सेक्टर। अब ये दोनों सेक्टर्स क्या होते हैं, इन दोनों सेक्टर्स में क्या होता है, अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेके चलते हैं हम आपको प्राइमरी सेक्टर्स की तरफ और देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर होता क्या है। अब बात करेंगे प्राइमरी सेक्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में, मीनिंग के बारे में। तो होता बेसिकली ये है कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती हैं और सभी एक्टिविटीज को किया जाता है जो कि डायरेक्टली डिपेंड होती हैं हमारे एनवायरमेंट पे। मतलब कि वो सारी एक्टिविटीज इस सेक्टर के अंदर आती हैं जो कि क्या है, पूरी तरह से डिपेंड है हमारे एनवायरमेंट पे, हमारे नेचर पे, हमारे क्लाइमेट पे, पूरी तरह से बेस्ड होती है। उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमीज के नाम से जानते हैं। इनमें क्या होता है, जितने भी अर्थ के रिसोर्सेज होते हैं उनको हम क्या करते हैं, बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हैं, उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन किया जाता है ताकि वेस्टेज ना हो। इसी के साथ साथ एक्टिविटीज जो इसमें इंक्लूड की जाती हैं वो कौन कौन सी होती है, आपकी हंटिंग हो गई, गैदरिंग वगैरह हो गई, फिशिंग हो गई आपकी, फॉरेस्ट्री वगैरह हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया। ये सारा काम किसके अंदर किया जाता है, आपका प्राइमरी सेक्टर में होता है। एंड जस्ट बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जबकि आपके अर्थ है, अर्थ के जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या किए जाते हैं, इनके अंदर इंक्लूड बेसिकली करने को किए जाते हैं, ठीक है। अब जो मेन चीज आपको यहाँ पे देखनी है वो क्या है, जो लोग प्राइमरी सेक्टर की जॉब करते हैं, मतलब कि इसके अंदर एंगेज होते हैं प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज में, उन्हें हम रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं। मतलब कि जो लोग आपके हंटिंग का काम करते हैं, फिशिंग का काम, फॉरेस्टिंग का काम, माइनिंग, एग्रीकल्चर के काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं। तो एक नया कॉन्सेप्ट था जो कि हमने यहाँ पे अभी सीखा। प्राइमरी सेक्टर के बाद जो सेक्टर आपका आता है वो है आपका सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में बेसिकली क्या होता है, वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती हैं जो कि रॉ मटेरियल्स को हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, मतलब कि इसमें चेंजेस करते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग करते हैं रॉ मटेरियल में, किस क्या बनाने के लिए, इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस एक्टिविटीज के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते हैं। इसके बाद इसके अंदर जो एक्टिविटीज इंक्लूड होती है वो मैन्युफैक्चरिंग हो गई, प्रोसेसिंग हो गई और कंस्ट्रक्शन का काम बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर के अंदर किया जाता है।
इसी के साथ साथ पीपल जो लोग इसमें इंगेज्ड होते हैं, जो इस काम को करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर्स में काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम हो गया, प्रोसेसिंग का काम हो गया, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, इसे हम लोग ब्लू कॉलर वर्कर्स के नाम से जानते हैं। मतलब कि जो प्राइमरी सेक्टर थे वो रेड कॉलर, जो सेकेंडरी सेक्टर है उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स के नाम से जानते हैं। इसी के बाद आता है आपका टर्शरी सेक्टर। तो टर्शरी सेक्टर में क्या होता है, इसमें दो तरह की एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है। पहला प्रोडक्शन से रिलेटेड और दूसरा होता है एक्सचेंज से रिलेटेड। अब देखो, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज तो बेसिकली हम ये जानते थे कि आपका कहाँ आएगा, सेकेंडरी में आएगा, बट इसमें प्रोडक्शन किस तरह की होती है, पोजीशन ऑफ सर्विसेज। यहाँ पे सर्विसेज को क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, सर्विसेज की बात यहाँ पे की जाती है। और एक्सचेंज का मतलब होता है ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सब कुछ किसमें आता है, एक्सचेंज में। मतलब कि टर्शरी सेक्टर के अंदर हम सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, ट्रेड करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, कम्युनिकेशन का काम इसके अंदर किया जाता है। जो लोग टर्शरी सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जॉब करते हैं, उन्हें हम व्हाइट कॉलर जॉब्स कहते हैं। बेसिकली इनको क्या कहा जाता है, आपका व्हाइट कॉलर जॉब्स कहा जाता है। इसके बाद जो थर्ड टाइप है वो आपका आता है कॉन्ट्ररी सेक्टर इकोनॉमी। ये मेन है और कुछ नया भी है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती है, स्पेशली टर्शरी एक्टिविटीज का ये वो पार्ट है जिसमें कि नॉलेज बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। मतलब कि एक ऐसा टर्शरी सेक्टर जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होती है, डिमांड होती है एक स्पेशल क्वालिफिकेशन की। इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज देखी जाती है, जैसे कि आप किसी ऑफिस बिल्डिंग के अंदर काम करते हो तो ये आ जाता है इसमें। किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में आप पढ़ाते हो, डेट मींस आप टीचर या प्रोफेसर हो, तब इसके अंदर इंक्लूड होता है। अगर आप डॉक्टर्स हैं या हॉस्पिटैलिटी का काम करते हैं, हॉस्पिटल में नर्सेज वगैरह, वो इसके अंदर आती हैं। थिएटर्स में जो लोग एक्टिंग का काम करते हैं वो इसमें आते हैं। अकाउंटिंग एंड ब्रोकरेज फर्म से रिलेटेड जो वर्क करते हैं वो लोग भी इसके अंदर इंक्लूड में भी किए जाते हैं। हम देख लेते हैं पहले कि जो आपका इस सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके व्हाइट कॉलर पर्सन मेनली कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम द लास्ट सेक्टर, जो कि कौन सा है आपका, कॉर्नरी सेक्टर इकोनॉमी कहलाता है। कॉर्नरी सेक्टर इकोनॉमी क्या होता है, इसके अंदर वो सर्विसेज इंक्लूड की जाती है जिनका मेन फोकस होता है, मेन अटेंशन होता है ऑन क्रिएशन। मतलब कि यहाँ पे वो सारे काम किए जाते हैं जिससे कि क्रिएटिंग किया जा सके, कुछ ना कुछ क्रिएट किया जा सके। साथ साथ रीअरेंजमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अ न्यू एंड एग्जिस्टिंग आइडिया। मतलब कि जो लोग क्रिएशन का काम करते हैं, इनोवेशन का काम करते हैं, नई चीज नए आइडियाज ढूंढने का काम करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते हैं, वो सब किसमें आते हैं, आपके क्वांटिटी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में आते हैं। जो लोग इसमें वर्क करते हैं उसे हम गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स कहते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें कौन कौन सी जॉब इंक्लूड होती है, जैसे कि सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव है, कोई बॉस वगैरह है, ओनर है, एचओडी वगैरह है, वो इसके अंदर आते हैं। मतलब कि सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मतलब कि वो लोग जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर वगैरह उसमें आते हैं, वो लोग भी आपके गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं, जो इनोवेशन का काम करते हैं, रिसर्चिंग का काम करते हैं, ये भी इसके अंदर आते हैं। साथ ही साथ फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंट जितने भी हैं वो किसके अंदर आते हैं, आपके क्वार्नरी सेक्टर इकोनॉमी के अंदर ट्रीट किए जाते हैं। तो आई होप कि इतना पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो, चीजें आप लोगों को समझ में आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी नॉलेज हो सके। आज तो हमने बात की आप लोगों की कि पार्ट 1 बेसिकली क्या कंसीडर करता है, मतलब कि जो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्चुअल में होता क्या है। भले ही सिलेबस का पार्ट ना हो, बट हमें ये जानना जरूरी है, एज एन इकोनॉमी के स्टूडेंट होने के नाते हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि इतने सारे टर्म्स जो इकोनॉमी के अंदर आते हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में डाटा कहाँ से आया, कैसे आया, किसने दिया, ये पूरा कॉन्सेप्ट ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी था, ताकि हम आगे के जब चैप्टर्स की तरफ चलेंगे, आगे के जब सब्जेक्टिव सिलेबस की तरफ हम प्रोसीड करेंगे, तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमें वहाँ पे हेल्प करेगा, हमें वहाँ पे इजी गोइंग की तरह काम करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाने की भी कोशिश कीजिए। थैंक यू।